नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आरआरबी जेई का फॉर्म कल फिल करना स्टार्ट हो गया है। तो उसको एक दो दिन अपना ठीक से टाइम ले, चीजों को समझे, पोस्ट प्रेफरेंस को समझे, किस जोन से फिल करना है उसको समझे और तब जाके अपना फॉर्म फिल करें। जल्दबाजी में कुछ गलती ना कर बैठे कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए। ठीक है। आज की वीडियो जो रहने वाली है ना, इसमें मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा कि मेरा आरआरबी जेई के अंदर कैसे सिलेक्शन हुआ, मैंने कैसे तैयारी करी। मैं अपना स्कोर भी दिखाऊंगा आपको कि मेरा सीबीटी 1 में कितना स्कोर रहा, सीबीटी 2 में कितना स्कोर रहा, कब मेरा सीबीटी 1 हुआ, कब सीबीटी 2 हुआ, कब डीवी हुआ, कब रिजल्ट आया, और सारी चीजों के स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आपकी जर्नी कैसी होगी आगे, उस जर्नी का आपको एक आइडिया होने वाला है मेरी इस वीडियो से। ठीक है। ये आपके लिए स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी एग्जाम को क्लियर करने की, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या सोर्सेज रहेंगे, क्या बुक्स रहेंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है। आज मैं सिर्फ अपनी जर्नी बताऊंगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर के लास्ट में आया था और जनवरी के एंड में जो है नोटिफिकेशन खत्म हो गया था। ठीक है। फरवरी में हर साल गेट का एग्जाम होता है, तो उस टाइम मैं टेक्निकल की तैयारी कर रहा था, गेट आईईएस की तैयारी कर रहा था। तो फरवरी में गेट का एग्जाम था, तो मैंने इसके लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। मेरा फोकस गेट पे था और गेट के लिए मैं तैयारी करता रहा। मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 बार गेट क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है। फरवरी में इसका एग्जाम होने के बाद मैं पूरी तैयारी इसकी करने लग गया सीबीटी 1 के लिए, क्योंकि सीबीटी 1 में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और जनरल अवेयरनेस 4 सब्जेक्ट आते हैं। टेक्निकल पढ़ते पढ़ते इन चीजों के ऊपर जो है मेरी कमांड अच्छी नहीं थी, तो मेरा पहला फोकस यही था कि मैं इनको पहले अच्छा करूं। पहले मैंने फोकस रखा अपना कि मैथ और रीजनिंग में मैं पूरा स्कोर मेरे को करना है। अगर सीबीटी 1 क्लियर करना है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मैथ्स और रीजनिंग के अंदर पूरा मैं उसके अंदर स्कोर करूं, 30 नंबर की मैथ और 25 नंबर की रीजनिंग, क्योंकि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर आप स्कोर पूरे पूरे भी कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस के अंदर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते कि आप कितने मार्क्स लेकर आप, तो जनरल अवेयरनेस का कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग के अंदर आप अपने पूरे मार्क्स ला सकते हो। और उसी तरह से जनरल साइंस के अंदर भी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा, मैंने मैथ्स के लिए कुछ नहीं किया। मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे रेलवे के, जितने भी, पिनाकल की मैंने एक बुक ली थी, पिनाकल प्रीवियस ईयर, जिसके अंदर सारे रेलवे के क्वेश्चन थे। ध्यान रखना सीजीएल के क्वेश्चन मत लगाना, सीएचएसएल और एमटीएस के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, क्योंकि सीजीएल से इसका जो लेवल होता है वो कम ही होता है। ठीक है। मैंने पिनाकल ली थी प्रीवियस ईयर और उसको मैंने अच्छे से बनाया, उसके हर एक क्वेश्चन को देखा। ठीक है। मेरी मैथ्स पहले से थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मेरे बेसिक अच्छे थे, तो क्वेश्चंस करने के साथ में उसका कॉन्सेप्ट देख लेता था। अगर मुझसे नहीं होता था, जो भी ट्रिक होती थी, और उनको नोट डाउन कर लेता था और उनको रिवाइज करता रहता था, और इस तरह से मेरी मैथ अच्छी होने लग गई। रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया, रीजनिंग के लिए भी मैं टेस्ट देता रहा, मतलब पूरा टेस्ट देता था मैं सीबीटी 1 का, अच्छे से एनालाइज करता था, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो। ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा, रीजनिंग का मैं टेस्ट देता था, और जो टॉपिक मेरे को लगता था, मान लो कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, क्लॉक का क्वेश्चन आ गया, डाइस का क्वेश्चन आ गया, और अगर मेरे को लगता है इसका कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता, तो मैं यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो सर्च करता था उसकी, उस टॉपिक की, और उस टॉपिक को कर लेता था। रीजनिंग मेरी इस तरह से हो गई थी। जनरल साइंस के लिए मैंने ल्यूसेंट की जो बुक होती है, ल्यूसेंट की बुक में पीछे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दी होती है, मैंने उसी को करा था, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे एसएससी के भी, जो रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी मैंने काफी प्रैक्टिस की थी। इस तरह से मेरी तैयारी रही थी। और जनरल अवेयरनेस को मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया था। जनरल अवेयरनेस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, या इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गई हिस्ट्री के अंदर, ये इस तरह के टॉपिक मैंने जो है रटे थे। तो उनसे जितने भी मेरे मार्क्स आए, मेरे को मार्क्स सब्जेक्ट वाइज याद नहीं है, लेकिन ओवरऑल मार्क्स मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे सीबीटी 1 के अंदर कितने मार्क्स थे। और मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, कुछ पूरी की पूरी मेरी सेल्फ स्टडी थी, और मेन था प्रैक्टिस। तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देने हैं। अब उसके बाद जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ वो था 25 मार्च को मेरा। आपको मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे, आपको एडमिट कार्ड का मेरा स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना है स्क्रीनशॉट के ऊपर कि 25 मई को मेरा एग्जाम हुआ था। उसके बाद फिर एग्जाम हुआ सीबीटी का 1 का, मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ। देखो मेरे कितने मार्क्स आए थे, 100 में से मेरे 69.33 मार्क्स आए थे। मैंने 73 क्वेश्चन करेक्ट किए थे और 11 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे। ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा 84 का था। तो मेरे जो रो मार्क्स बने थे वो 69.33 थे, और नॉर्मलाइज्ड होकर मेरे वो मार्क्स हो गए थे 70.52। अब 70.52 पे मैं सारी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था, क्योंकि कुछ पोस्ट की कट ऑफ जो है वो 70 से ऊपर गई थी और कुछ पोस्ट की नीचे गई थी। तो जो कट ऑफ 70 से नीचे थी, मैं सिर्फ उन्हीं कट ऑफ को क्लियर कर पाया था। 70 से ऊपर की जो कट ऑफ थी वो क्लियर नहीं कर पाया था, और उन पोस्ट के लिए फिर मेरी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई थी सीबीटी 2 के लिए भी। जिस पोस्ट की कट ऑफ आप सीबीटी 1 में क्लियर करोगे, सीबीटी 2 में उन्हीं पोस्ट के लिए आपको
कंसिडर किया जाएगा। तो ये मेरा स्कोर कार्ड भी आपने देख लिया और एडमिट कार्ड भी देख लिया। अब उसके बाद स्टार्ट होता है सफर टीयर 2 का। अब CBT 2 के लिए आपको पता है कि इसके अंदर हमें एनवायरमेंट भी पढ़नी है, इसके अंदर हमें कंप्यूटर भी पढ़नी है, कोर सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना है, और GA भी पढ़नी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो जनरल साइंस है वो भी पढ़नी है। कोर इलेक्ट्रिकल के लिए तो मैंने क्या किया, मैं ऑलरेडी गेट की तैयारी कर रहा था, तो गेट की तैयारी से मेरी जो सिलेबस था वो मेरा कंप्लीट हो रखा था। पर गेट के पेपर में और इस पेपर में बहुत अंतर होता है। गेट में हमारा न्यूमेरिकल पेपर ज्यादा होता है, यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पेपर ज्यादा होता है। यहाँ हमारी थ्योरी के ऊपर कमांड होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो ये था कि मेरे को बस रिविजन करनी थी और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने थे। तो मैंने क्या किया, जो टेक्निकल के लिए मैं सिर्फ रिविजन कर रहा था, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर रहा था और फॉर्मुले अच्छे से याद कर रहा था, क्योंकि फॉर्मुले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मुला आता है तो आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। तो जो मैंने टेक्निकल तैयार किया वो इस तरह से तैयार किया मैंने, ठीक है। इसके लिए मैंने SSC JEE की जो मेड इजी की एक किताब आती है SSC JEE की, वो मैंने उसके जितने भी क्वेश्चन थे सारे लगा दिए थे टेक्निकल के क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैंने एक और किताब खरीदी अरिहंत की CBT 2 के लिए एक बुक, ये देखो मैंने खरीदी थी ये बुक, इसका ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, और ठीक है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CBT 2000 सेकेंड स्टेज 2019। तो इस बुक को मैंने लेकर इससे मैंने और अच्छे से अपना टेक्निकल कवर किया था, क्योंकि टेक्निकल के अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये गेट के सिलेबस में नहीं है तो मैंने नहीं पढ़ा था। इसके अलावा कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन एक टॉपिक है, और एनवायरमेंट हो गया, मतलब टेक्निकल से अलग। ये ऐसी चीजें थी जो मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन। तो इन पे मैं ज्यादा ध्यान दे रहा था। मेरा ये था कि पहले मैं इनका सिलेबस कवर करूं, और साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर लगा रहा था जेई के, JB गुप्ता बुक थी मेरे पास, उससे भी लगा रहा था। जेई के मैं क्वेश्चन लगाता रहता था और अपनी थ्योरी को मैं रिवाइज करता रहता था। और ये सब्जेक्ट ऐसे थे चार, मतलब चार चीजें ऐसी थी जो मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैं इनका यूट्यूब से वीडियो देख देख कर इनके नोट्स बना रहा था और इनको अच्छे से पढ़ रहा था। मैंने इकोनॉमिक एनवायरमेंट कहाँ से की थी, तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। देखो एनवायरमेंट, मैंने ये बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एनवायरमेंट करके, ये स्लीपी क्लासेस करके एक चैनल है, मैंने इनके लेक्चर्स थे, ये 25-26 लेक्चर थे, 20-20 25-25 मिनट के, यहाँ से मैंने अपनी एनवायरमेंट कवर की थी। आपको भी एनवायरमेंट अच्छे से कवर करनी है, 10 नंबर की आएगी, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। एक एक नंबर बहुत जरूरी है RRB के अंदर। अभी आप देखोगे कि मैं 1 नंबर की वजह से, मेन मेरिट में आने की वजह से वेटिंग में आ गया। जो मेरी जॉब 2020 में लगनी थी वो 2024 में लगी। और मैंने टेस्ट सीरीज भी ली थी, साथ साथ मैं टेस्ट भी दे रहा था CBT 2 के लिए, और टेस्ट सीरीज मैंने ली थी किसकी, मेडिजी की। ये स्क्रीनशॉट आप देखोगे सामने, तो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे किया था। तो इस तरह से मैंने क्या किया, CBT 2 की तैयारी करी। कंप्यूटर के लिए भी मैंने एक अरिहंत की बुक आती है वो ली थी, और उससे मैंने अपनी इस चीज को करा था, कंप्यूटर को फिनिश किया था। जीए के अंदर वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने ल्यूसेंट से पढ़ी थी, उसी को मैं रिवाइज करे जा रहा था, और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए जा रहा था, तो वहां से जो क्वेश्चन मिल रहे थे नए उनको याद कर रहा था, और बाकी रिवीजन करे जा रहा था। तो इस तरह से मैंने क्या क्या किया, अपना CBT 2 की तैयारी करी। अब जो CBT 1 का रिजल्ट आया वो आया 2 अगस्त को। अब 2 अगस्त को रिजल्ट आने के बाद उसी दिन उन्होंने बता दिया कि 1 सितंबर को आपका CBT 2 का एग्जाम है। अब CBT 2 के एग्जाम में हमें टाइम नहीं मिला, मुश्किल से 20-25 दिन मिले। अब उस 20-25 दिन के अंदर खूब अच्छे से रगड़ के हमने पढ़ाई की कि एग्जाम किसी भी तरह से निकालना है। ये अरिहंत वाली बुक जो मैं बता रहा हूँ CBT 2 की, मैंने आपको दिखाई है, इस बुक को मैंने 2-3 बार रिवाइज कर दिया था, रट डाला था इस बुक को। और अगर आपने भी ऐसे करा ना, जो भी आप बुक फॉलो करोगे, अगर उसको अच्छे से कर लिया आपने 2-3 बार, तो आप अच्छा पेपर करके आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, CBT 2 के लिए तैयारी करी, फुल फ्लैश तरीके से करी, मॉक टेस्ट लगाया, रिवीजन करी। मॉक टेस्ट रिवीजन बहुत जरूरी है आपकी पूरी तैयारी के अंदर, CBT 1 के लिए भी CBT 2 के लिए भी। रिवीजन मॉक टेस्ट, यही दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी नैया पार लगवाएगी। तो मॉक टेस्ट साथ साथ लगाते रहना, अपने आप को एनालाइज करते रहना कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कितनी आपकी तैयारी है, कितने आप पानी में, ये मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है। हमारा सेंटर पड़ा था कहाँ, चंडीगढ़ में। मैंने चंडीगढ़ जोन भरा था, तो मेरा पेपर 1 तो मेरा दिल्ली में ही हुआ, जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, लेकिन मेरा जो CBT 2 का पेपर है वो चंडीगढ़ में ही हुआ, चंडीगढ़ जोन से मैंने फिल करा था। तो हम 5-6 दोस्त थे, सारे के सारे साथ गए थे। तो ये देखो मैं फोटो भी दिखा देता हूँ आपको, ये जो फोटो है ये हमारी साथ जाने की है, रास्ते में हमने उनके से खाना वाना खाया था, तो तब की फोटो है, ठीक है। हम सारे सब दोस्तों का पेपर था, हम में से 2 लोगों का पेपर निकला है, दोनों जेई हैं इस टाइम पर। तो इस तरह से हमारा ये पूरा CBT 2 का शेड्यूल रहा, ठीक है। CBT 2 का रिजल्ट आया हमारा कहाँ पर, कब, 2 नवंबर को, 2 या 1 नवंबर को रिजल्ट आया। और इसका भी मैं आपको देखो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। CBT 2 में जो मेरा स्कोर रहा था, तो मेरे मार्क्स जो आए थे, मैंने 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 150 में से, और 122 में से मेरे 102 करेक्ट हुए थे, 20 क्वेश्चन गलत हुए थे। 1/3 की नेगेटिव लगाएंगे तो मेरे एक्चुअल मार्क्स बने थे 95.33। अब इन मार्क्स को जो है 100 में से कन्वर्ट किया गया था, इस चीज को ध्यान से समझना, आपका भी ऐसे होगा। 150 में से उन मार्क्स को 100 में कन्वर्ट किया गया। तो मेरे जो 150 में से 95 मार्क्स थे, जब उसको 100 में कन्वर्ट किया गया तो मेरे मार्क्स हो गए 63.55।
फिर उसका नॉर्मलाइज किया गया, तो मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स हुआ 64.51, कितने में से 100 में से। और फिर उस 64.51 जो 100 में से मार्क्स थे, उसका मेरिट इंडेक्स निकाला गया, जिसका फॉर्मूला नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 1000 में से। तो मेरा 1000 में से मेरिट इंडेक्स जो बना था वो बना था 621.40, ठीक है। और मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था डीवी के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको डीवी का जो मेल आया था मेरे पास, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो स्क्रीनशॉट आप, ये मेरा डीवी का मेल था। तो इस तरह से मेरा सीबीटी 2 क्लियर हुआ, उसके बाद मेरा डीवी हुआ। मैंने आपको अपना स्कोर दिखाया पूरा। तो आप भी टारगेट करें कि इससे ज्यादा लेकर आए। उस टाइम वैकेंसी ज्यादा थी तो कट ऑफ इतनी गई, लेकिन इस बार इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। सीबीटी 1 में टारगेट करके चलो कि 75 से ऊपर लाने ही लाने हैं किसी भी हाल में, और 80 तक ले जाओगे तो बहुत अच्छा है। और बाकी कैटेगरी अपना उस हिसाब से देख ले। सीबीटी 2 के अंदर भी आपको 150 में से कम 105 प्लस या 110 तक जाना ही जाना है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, बल्कि जितना एक्स्ट्रा आप स्कोर कर सकते हो उतना आपको करना है। स्ट्रेटजी इस तरह से आपको अपनी रखनी है। अब मेरा डीवी जो हुआ, मेरा हुआ 9 और 10 दिसंबर को डीवी हुआ मेरा। थोड़ी सी मेरी ओबीसी सर्टिफिकेट में दिक्कत आई थी, तो उन्होंने 10 दिन का मेरे को टाइम दिया और मैंने वो सर्टिफिकेट जमा कर दिया। अब उसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट, जो आया था 25 जनवरी 2020 को। मैंने पीडीएफ खोली, हम उस टाइम नई गाड़ी हमने खरीदी थी और नई गाड़ी लेकर हम शोरूम से बाहर ही निकले थे। मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने सीधा रोल नंबर सर्च किया और मेरे को रोल नंबर दिख गया और मैं बहुत खुश हुआ, तो आंखों में आंसू आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा ढंग से देखा तो मेरा जो नंबर था, वो रोल नंबर, वो वेटिंग लिस्ट में आ रखा था। क्या हुआ था, 2019 के नोटिफिकेशन में, 18 के नोटिफिकेशन में अगर 1000 सीटें हैं मान लो, तो 500 बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाया गया था, मतलब 1.5 टाइम्स बच्चे बुलाए गए थे डीवी के लिए। इस बार अगर 1000 सीटें हैं तो 1000 बच्चे ही बुलाए जा रहे हैं। लेकिन पिछली बार 1000 बच्चे हैं तो 1500 बच्चे बुलाए गए थे, 1000 का सिलेक्शन हुआ, 500 को वेटिंग में रखा गया। तो मेरा नाम जो था वेटिंग में था। और उसके बाद 2020 का समय है और आज 2024 का समय है, वो वेटिंग क्लियर होते होते 4 साल लग गए। इसके लिए बहुत लंबा सफर रहा। जो साथ के बच्चे हैं उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट वगैरह किया, इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट चले, बहुत 4 साल तक बच्चों ने खूब इसके लिए लड़ाई लड़ी। और अब जाके इसकी जो वेटिंग है, ऑलमोस्ट सारी वेटिंग क्लियर हो गई है। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही, जो मेरी रेलवे की जर्नी रही, आरआरबी जेई में सिलेक्शन की मेरी जर्नी रही। मैं आशा करता हूं कि आपकी भी इस तरह की एक जर्नी बने, आप भी सिलेक्शन लो और आप भी अपनी कहानी में किसी दूसरे बच्चों को इस तरह से बताओ और यहाँ पर आओ, अपनी ट्रेनिंग करो। आशा करता हूँ अपनी तैयारी में आज से ही लग जाओ। मैं स्ट्रेटजी की वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हो। मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। बच्चों के मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं हर बच्चे को रिप्लाई कर रहा हूँ। इसलिए मैं हर सारी वीडियो नहीं बना पा रहा ना। मैं फॉर्म फिलिंग की वीडियो बना पाया हूँ ना, मैं कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट रहेगा उसकी वीडियो बना पाया हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बिजी होता हूँ, अपने काम भी होते हैं और बच्चों को मेरे को इतना रिप्लाई देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की कोई गलती की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो। ये वीडियो मैंने बनाई ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको पता चले कि आपको कितना कितना टारगेट स्कोर रखना है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना अपने दोस्तों से, ताकि मेरा मोटिवेशन आपके लिए बना रहे और आपका मोटिवेशन मेरे लिए बना रहे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।